एवरीवन। छत्तीसगढ़ सिविल जज का प्रीलिम्स एग्जाम आज हो चुका है और उसका पेपर आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि हमारी टेस्ट सीरीज से भी यहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं। कुछ तो सेम है और कुछ का नेचर सेम है कि जिन लोगों ने भी उस क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया होगा वो जरूर इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व कर पाए होंगे। उनका पैटर्न सेम है, बस थोड़े से ऑप्शंस और थोड़ा सा क्वेश्चन का नेचर चेंज कर दिया गया है यहाँ पे। दूसरी चीज है कि मैं यहाँ पे जो भी आपको आंसर्स बताने वाली हूँ वो मैं अपने बेस्ट नॉलेज में आपको यहाँ पे बताऊंगी, और अगर किसी को भी लगता है कि उस क्वेश्चन का आंसर कुछ और होना चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपना स्कोर पता चल जाए और वो अपने मेंस की प्रिपरेशन बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू कर सके। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं। अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट अ विल कैन बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन, यहाँ पे टाइम पीरियड पूछा गया है। तो जो टाइम है फॉर प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट ये आपका सेक्शन 23 में दिया गया है रजिस्ट्रेशन एक्ट के, लेकिन वहां लिखा है नो डॉक्यूमेंट अदर देन अ विल शैल बी एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन, और वहां पे 4 मंथ का पीरियड आपका दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे अदर देन अ विल है, और जो विल का आपका प्रोविजन है वो सेक्शन 40 से लेके 45 तक में दिया गया है, जहां पे कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो डी होना चाहिए, एट एनी टाइम। दूसरे आंसर क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑन री रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रेशन शैल बी इफेक्टिव। अब ये जो री रजिस्ट्रेशन है ये आपका 23A में दिया गया है ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, और उसी सेक्शन के आप लास्ट लाइन को देखेंगे तो वहां पे लिखा गया है कि शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ड्यूली रजिस्टर्ड फॉर ऑल पर्पसेस फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन। मतलब कि यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा आपका। उसके बाद हम आ जाते हैं 3 क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है वो आपका कोर्ट फीस एक्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 क्लॉज 10 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट कोर्ट फी इन द सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वुड बी। तो इसका भी देखिए जो करेक्ट आंसर है वो ए है, अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। जब आप यहाँ पे इस सेक्शन को देखेंगे तो ये चीज आपको दिख जाएगी वहां पे। इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 19 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट रिलेट्स टू। तो ये देखिए जो है आपका रिलेटेड है एग्जेम्पशन ऑफ कोर्ट फी ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 5वां, विच सेक्शन ऑफ छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ कोतवार्स। तो यहाँ पे 5th का करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा, सेक्शन 230 जो कोतवार की अपॉइंटमेंट और उनकी ड्यूटीज से रिलेटेड है। इसके बाद हम 6 को देखेंगे। अकॉर्डिंग टू छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 हु इज नॉट अ रेवेन्यू ऑफिसर। अब ये जो है आपका सेक्शन 11 में दिया गया है, जहां पे आपके बताए गए हैं कि कौन कौन से रेवेन्यू ऑफिसर होंगे। तो वहां पे आपको ए, बी और सी ये तीनों देखने के लिए मिल जाएंगे, और जबकि यहाँ पे पूछा गया है नॉट अ रेवेन्यू ऑफिसर, तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर वहां पे कहीं पे नहीं दिया गया है। 7th क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में था। एग्रीकल्चर ईयर एज डिफाइंड इन सेक्शन 2C ऑफ द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 कमेंसेस फ्रॉम 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 1 जुलाई है, सी। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू प्रोवाइड्स फॉर रिमीजन और सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन फेलियर ऑफ क्रॉप्स। 8 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो सेक्शन 144 है। आपके पेपर जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे देखिए सेक्शंस कैसे पूछे गए हैं, तो पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं था, ये कहा जा सकता है। उसके बाद देखिए एज पर द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड हु शैल मेक द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन ऑल लैंड्स ऑन विच द असेसमेंट हैज नॉट बीन मेड। तो 9th का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे कलेक्टर है। इसके लिए आपको सेक्शन 60 रेफर करना होगा लैंड रेवेन्यू कोड का। इसके बाद देखिए एक्साइज एक्ट का क्वेश्चन है, हु हैज द पावर टू डिक्लेयर एज टू व्हाट शैल बी डीम्ड टू बी कंट्री लिकर और फॉरेन लिकर। ये चीज जो है मैंने आपके साथ क्विक रिवीजन जो मैं सेक्शन का कराई थी वहां से भी काफी क्वेश्चंस आए। अगर जिन लोगों ने उस वीडियोस को ध्यान से देख के गए होंगे उनको बहुत बेनिफिट हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, स्टेट गवर्नमेंट। वहां पे मैंने आपको ये बताया था। 11th क्वेश्चन को देखेंगे। एक्साइज एक्ट का ही क्वेश्चन है, तारी मीन्स।
11th क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे जो है कि फर्मेंटेड जूस ड्रॉन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पाम ट्री या अनफर्मेंटेड जूस, तो इसमें दोनों ही आपका इंक्लूड हो जाता है। 11 में आपको सेक्शन 2 का क्लॉज 18 देखेंगे जहां पे तारीख को डिफाइन किया गया है, तो ये चीज आपको मिल जाएगी। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रोविजन फॉर इनहैंस्ड पनिशमेंट इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट कन्विक्शन फॉर सर्टेन क्राइम्स पनिशेबल अंडर द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, ये कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ये भी देखिए आपका डायरेक्ट सेक्शन पूछा गया है, तो ये जो है आपका सेक्शन 45 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, सेक्शन 66 पूछा गया है एक्साइज एक्ट का, ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपका रिलेटेड है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ एक्ट, ये आपका यहाँ पे 66 है। इसके बाद आ जाइए, व्हेन इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कंपाउंडेबल, तो यहाँ पे चेक का कोई भी एक पर्टिकुलर अमाउंट नहीं दिया गया है कि इतने का रहेगा तभी वो कंपाउंडेबल होगा, तो चेक किसी भी अमाउंट का हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी है। इसके बाद हम आ जाएंगे कि टर्म अ चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कहां पे डिफाइन है, तो सेक्शन 6A 6B एक्सप्लेनेशन 1A ऑफ 6 सेक्शन 6, तो यही करेक्ट आंसर है, इसका सी 15 का जो है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 16 को देखते हैं। 16 में पूछा गया है कि सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे मैक्सिमम पनिशमेंट क्या प्रिस्क्राइब की गई है, तो देखिए यहाँ पे जो है ये मैक्सिमम इम्प्रीजमेंट जो है वो 2 इयर्स है, और फाइन जो है वो चेक के अमाउंट का ट्वाइस होता है, तो इसका करेक्ट आंसर भी यहाँ पे सी है। 17 को देखेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग, कंडीशनल प्रॉमिस टू पे है, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे है, अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे है, तो पहली बात कंडीशनल तो होता ही नहीं है, इससे रिलेटेड भी हमारे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस थे, तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशनल ऑर्डर जो है बी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सेक्शन ये क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपका सेक्शन 5 में दिया गया है बिल ऑफ एक्सचेंज को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के। डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट कहाँ पे डिफाइन है, तो देखिए डिमांड ड्राफ्ट एग्जैक्ट वर्ड नहीं यूज किया गया है, लेकिन इससे रिलेटेड जो प्रोविजन आपको मिलता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में वो आपका 85A में मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। फिर 19 को देखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम टू सेम हमारी टेस्ट सीरीज में था। अ सूट फॉर पोजीशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कितने दिन में फाइल हो सकती है, तो ये 6th मंथ ऑफ डिस्पोजिशन जो है इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 को देखते हैं। 20 में पूछा गया है कि पार्शियल कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का प्रोविजन इस सारे में आपके कहां पे दिया गया है, तो आप 20 को देखिए, इसका करेक्ट आंसर सेक्शन 32 है, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम देखेंगे अ डिक्लेरेशन मेड अंडर चैप्टर 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, चैप्टर 6 जो है वो डिक्लेरेटरी डिक्री से रिलेटेड है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि इस बाइंडिंग ऑन, ये क्वेश्चन भी हमारी टेस्ट सीरीज में था जहां पे मैंने ये क्वेश्चन दिया था और वहां पे वो ट्रस्टी से भी रिलेटेड था, तो इसको देखिए आपका करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी होगा, द पार्टीज टू द सूट एंड पर्सन क्लेमिंग थ्रू द पार्टीज टू द सूट, दोनों ही यहाँ पे आ जाते हैं, 21 का सी हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील्स विद केसेस वेयर एन इंजंक्शन मे बी रिफ्यूज्ड, ये भी क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में था, आपका जो है इसका सेक्शन 41 जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर आ जाइए, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी इज पनिशेबल, यहाँ पे रॉबरी नहीं पूछा गया है, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी पूछा गया है 23 में, तो इसका करेक्ट आंसर 393 सेक्शन जो है वो है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं आपको बता दे रही हूँ, आप अपने क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, विच प्रोविजन ऑफ इंडियन पिनल कोड सेज नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, यहाँ पे मैंने डॉली इन कैपेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए थे टेस्ट में कि किस सेक्शन में है, और 82 में क्या एज होती है चिल्ड्रन की, ये क्वेश्चन भी था आपका टेस्ट सीरीज में, तो जिन्होंने भी सॉल्व किया होगा उनके लिए क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं रहा होगा, तो सेक्शन 82 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ आईपीसी रिलेट्स टू क्रिमिनल फोर्स, यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स का डायरेक्ट सेक्शन पूछा गया है 25 में, तो इसका सेक्शन जो है 350 जो है, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 26 को देखिए, 26 में पूछा गया है कि आईपीसी का कौन सा सेक्शन जो है वो रिलेटेड है पनिशमेंट फॉर काउंटरफीटिंग करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 26 का वो ए है, 489A, यहाँ पे ये प्रोविजन दिया गया है।
पुलिस ऑफिसर अगर किसी को अरेस्ट करता है या डिटेन करता है इन द लॉकअप डिस्पाइट प्रोड्यूसिंग द बेल ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर किस चीज के लिए गिल्टी होगा, तो ये जो है आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद देखिए, अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर फ्रॉम अ वीमेन इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर आईपीसी, तो ये आपका कहाँ पे दिया गया है 28,354 ए जो है उसी में आपका बी, ए और बी आप क्लॉज देखेंगे उसमें ही आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे 354 ए में ये आ जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी गैंग रेप इज पनिशेबल, ये भी हमारी टेस्ट सीरीज में था क्वेश्चन, इसका 376 डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो सेम एज इट इज क्वेश्चन है हमारी टेस्ट सीरीज का, ये मैंने पूछा था वहां पे कि 499 जो डिफॉर्मेशन से रिलेटेड है वहां पे कितने एक्सेप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे देखिए टोटल 10 एक्सेप्शंस दिए गए हैं 30 में, 30 का आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए कि आईपीसी का कौन सा सेक्शन रिलेटेड है टू पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, 31, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है 334, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखेंगे कि कौन सा सेक्शन आईपीसी का जो है वो मिसचीफ के पनिशमेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे 32 का करेक्ट आंसर 426 हो जाएगा। ये जो है आप आईपीसी में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे डायरेक्ट सेक्शन से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब कि मैंने जो आपको बताया था लास्ट टाइम में कि आप बेयर एक्ट के इंडेक्स को रिवाइज करके जरूर जाइएगा अच्छे से, देखिए वही चीज जो है लास्ट टाइम वाला रिवीजन यहाँ पे काम आता है जब डायरेक्ट सेक्शंस पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए कि कौन सा सेक्शन जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, ये भी क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में था, तो ये आपका सेक्शन 5 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके बाद 34 को देखेंगे कि इफ द डोनी डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट, तो गिफ्ट क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है, सेम क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का। उसके बाद सेक्शन 12 जो है वो यहाँ पे पूछा गया है कि कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आप सेक्शन 12 को ध्यान से देखेंगे तो वहां पे लीज जो है वो उसका एक्सेप्शन है, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लिज पेंडेंस अंडर सेक्शन 52 ऑफ टीपीए, तो पेंडेंसी ऑफ सूट होनी चाहिए, पेंडेंसी जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट में होनी चाहिए, सूट मस्ट बी कोल्यूसिव दिया है तो कोल्यूसिव नहीं होना चाहिए, ये आपका 52 में लिखा गया है, वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट है आपका लिज पेंडेंस के लिए, तो यहाँ पे सी जो है वो आपका एसेंशियल कंडीशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सनेबल क्लेम, तो प्रोविडेंट फंड बिल्कुल होता है आपका एक्सनेबल क्लेम, प्रॉमिस टू पे ₹5,000 इफ द प्रोमिस सक्सीड इन एलएलबी एग्जामिनेशन, ये भी आपका एक्सनेबल क्लेम है, एग्रीमेंट टू पे ₹2,000 इफ द प्रोमिस मैरीज अ पर्टिकुलर विमेन, ये भी आपका जो है एक्सनेबल क्लेम है, राइट टू क्लेम बेनिफिट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कपल्ड विथ लाइबिलिटी, ये आपका एक्सनेबल क्लेम नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 38 को देखते हैं, एनी एप्लीकेशन फॉर विच नो पीरियड ऑफ एप्लीकेशन इज प्रोवाइडेड कैन बी फाइल्ड विद इन 3 years, ये भी क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में था, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर ए सूट फॉर डैमेजेस ऑन अकाउंट ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, इसका 1 year होगा, ये क्वेश्चन भी हमारी टेस्ट सीरीज से है। इसके बाद देखिए, द लॉ ऑफ लिमिटेशन रन्स फ्रॉम, अब ये किसके रिगार्डिंग रन्स फ्रॉम यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ये चीज यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन ऑप्शन आपको देख के लगेगा कि प्लेंट के रिटर्न होने से रिलेटेड ये लॉ ऑफ लिमिटेशन कब से रन होगा, ये यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर होगा वो डेट ऑफ ऑर्डर विच प्लेंट इज डायरेक्टेड टू बी रिटर्न्ड। इसके बाद आ जाइए 41 पे, 41 में सेक्शन 17 जो है लिमिटेशन एक्ट का टेक्स विद इन इट्स एम्बिट, तो यहाँ पे फ्रॉड भी है, मिस्टेक भी है और कंसीलमेंट भी है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद देखिए 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ लिमिटेशन एक्ट डील्स विद इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, 42, इसका करेक्ट आंसर जो है वो सेक्शन 21 है, 42 का सेक्शन 21। इसके बाद देखिए है, विच सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस सब एजेंट, 43 इसका बी है, ये भी सारे क्वेश्चंस हमारे टेस्ट सीरीज से ही हैं। द नेचर ऑफ एन एग्रीमेंट मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब 20 क्या है, जहां पे बोथ दी पार्टीज अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती हैं, तो वहां पे क्या होगा, वो वाइड हो जाएगा, 44 का जो है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका।
इसके बाद देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट सेक्शंस हमने टेस्ट सीरीज में भी पूछे थे। इसका भी करेक्ट आंसर जो है वो ए है, सेक्शन 124, 45, 46 को देखेंगे। 46 में पूछा गया है कि 24 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन सा एग्रीमेंट वाइड होगा। तो देखिए फ्रॉड और कोर्शन वाला जो होता है वो वैसे भी वाइडेबल होगा, वो वाइड तो नहीं होता है। तो कंसिडरेशन जब अनलॉफुल है तो वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। तो अगर आपको डायरेक्ट सेक्शन नहीं याद आ रहा है तो आप ऐसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 47 को देखिए, द लाइबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। ये क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन भी था हमारे वहां पे टेस्ट सीरीज में। तो 47 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है, सेक्शन 128 सिक्योरिटी लाइबिलिटी के बारे में जहां पे बताया गया है। फिर देखिए, रेंट कंट्रोलर शैल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कलेक्टर। ये मैंने आपको क्विक रिवीजन में भी बताया था और ये क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में भी था। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन भी हमारी टेस्ट सीरीज में था, एज इट इज द राइट अवेलेबल टू अ टीनेंट अंडर द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट किस शेड्यूल में प्रोवाइड किया गया है। या राइट और लाइबिलिटीज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे वहां पे। तो देखिए टीनेंट के राइट की जो बात की गई है वो शेड्यूल 1 में की गई है। तो 49 का करेक्ट आंसर ए है। 50 को देखेंगे कि छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट का कौन सा सेक्शन हैबिचुअल डिफॉल्टर को डिफाइन करता है। ये भी मैंने आपको क्विक रिवीजन वाली वीडियो में यहाँ पे बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सेक्शन 2 का क्लॉज 4 है, जहां पे हैबिचुअल डिफॉल्टर को डिफाइन किया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी होगा, गिफ्ट डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब आप वहां पे सेक्शन 17 देखेंगे तो सेक्शन 17 का सबसे पहला लाइन ही आपको मिल जाएगा वहां पे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है। इसके बाद सेक्शन 17 किससे रिलेटेड है वो तो मैंने अभी आपको यहाँ पे बता ही दिया, जो डॉक्यूमेंट कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल होते हैं। ये चीज आपका 52 में दिया गया है। इसके बाद आ जाते हैं व्हाट इज स्टॉपेल। अब स्टॉपेल क्या होता है कि आप कोई एक पर्सन है जिसने दूसरे से कोई प्रॉमिस किया किसी एक एक्ट के लिए और वो आपके उस प्रॉमिस के बिहाफ पे अपनी पोजीशन को ऑल्टर करता है, तो फिर आप उस चीज से वापस मुकर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बेस्ट ऑप्शन नहीं लग रहा है जो एग्जैक्ट उस चीज का मीनिंग यहाँ पे दे रहा है। बी और सी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो आप यहाँ पे या तो नन ऑफ द एबव चूज कर सकते थे या तो ये चूज कर सकते थे, प्रोहिबिशन फ्रॉम प्रूविंग अ सर्टेन फैक्ट। लेकिन मुझे इन दोनों में डाउट है। मोस्ट अच्छा आंसर तो मुझे डी ही लग रहा है कि नन ऑफ द एबव होना चाहिए। बाकी हम ऑफिशियल आंसर की में देख लेंगे, या आप लोगों में से यहाँ पे किसी को लग रहा है आंसर की ए भी हो सकता है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद देखिए है 30 इयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट इफ प्रोड्यूस फ्रॉम अ प्रॉपर कस्टडी। जो एविडेंस का मैंने आपको क्विक रिवीजन यहाँ पे कराया था वीडियो में, वहां पे मैंने आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि ये जो सेक्शन 90 और 90A हैं एविडेंस एक्ट के, जहां पे 30 इयर्स या 5 इयर्स वाला टाइम दिया गया है, वहां पे ये जरूर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वहां पे मे प्रिज्यूम वर्ड का यूज है या शैल प्रिज्यूम का। इस चीज पे मैंने बहुत पिन पॉइंट किया था और मैंने इस एकदम क्लियर कट यहाँ पे बताया था कि ये क्वेश्चन जरूर प्रीलिम्स में आते हैं। तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर है वो बी है, कोर्ट मे प्रिज्यूम इट्स एग्जीक्यूशन। ये चीज वहां पे मे प्रिज्यूम वर्ड ही यूज की गई है। इसके बाद देखिए 55 में पूछा गया है कि कौन सा वर्ड सेक्शन 8 में नहीं है। तो मोटिव बिल्कुल है, यहाँ पे प्रिपरेशन भी है और कंडक्ट भी है, चाहे वो प्रीवियस हो या सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो। यहाँ पे क्या नहीं है तो वो इंटेंशन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इंटेंशन, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में नॉट पूछा गया है। अब आ जाइए 56 पे, किस सेक्शन में एविडेंस एक्ट के पब्लिक सर्वेंट जो है वो कंपेल्ड नहीं होता है टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस। ये एग्जैक्ट हमारी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन था और इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सेक्शन 124 है एविडेंस एक्ट का। इसके बाद देखिए कि यहाँ पे कौन सा सेक्शन जो है वो क्रिमिनल मैटर्स में डील नहीं करता है। तो हमारी टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन था वो ये था कि कौन सा सेक्शन जो है वो सिर्फ सिविल मैटर्स पे अप्लाई होता है एविडेंस एक्ट का, और वो सेक्शन था आपका 23। तो मतलब कि इसका मतलब है कि अगर ये सिर्फ सिविल मैटर्स पे अप्लाई होता है तो क्रिमिनल मैटर्स पे अप्लाई नहीं होगा। तो मैं कह रही हूँ जिन लोगों ने भी वहां पे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए थे उनके लिए ये पेपर जो है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं रहा होगा। इसके बाद आ जाइए देखते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए कोर्ट जो है अगर प्रिज्यूम करता
करता है अबाउट द लीगैलिटी ऑफ डिजिटल सिग्नेचर ऑन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो व्हेन इट इज क्या होगा 5 years ओल्ड, जो आपका सेक्शन 90A में दिया गया है, और ये मैंने क्विक रिवीजन वाली वीडियो में आपको बताया था। इसके बाद हम आ जाएंगे कि कौन सा जो यहाँ पे देखिए मैच है वो करेक्ट नहीं है 59 में। तो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट बिल्कुल 45 में दिया गया है, सेकेंडरी एविडेंस 62 नहीं दिया गया, सेकेंडरी एविडेंस जो है वो आपका 63 में है और 62 में प्राइमरी एविडेंस है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बाकी ये और ये भी सही है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी है। इसके बाद देखिए कि रेस जस्टे का कॉन्सेप्ट कौन से सेक्शन में देखने को मिलता है, तो वो सेक्शन 6 है। ये क्वेश्चन भी हमारी टेस्ट सीरीज में थे। उसके बाद देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एक्सप्रेसली किस चीज के बारे में मेंशन नहीं करता है, तो बिल्कुल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में कोई प्रोविजन जो है वो आपको एविडेंस एक्ट में डायरेक्टली देखने के लिए नहीं मिलेगा। प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको क्विक रिवीजन वाली वीडियो में बताया था कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होंगे वो क्या होंगे, प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए कि 161 जो सीआरपीसी का स्टेटमेंट जो पुलिस रिकॉर्ड करती है वो क्या है, ड्यूरिंग ट्रायल करती है, बिफोर इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इंक्वायरी या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है, और ये क्वेश्चन भी हमने टेस्ट सीरीज में दी थी। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जो कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल होता है वो कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है। सेक्शन 225 से लेके 237 तक का जो सेक्शन है वो इससे रिलेटेड है। करेक्ट आंसर इज डी। 65 पे आ जाइए, मैक्सिमम पीरियड जहां पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑथोराइज है डिटेंशन के लिए, ये भी क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में था, तो 7 दिन से ज्यादा नहीं कर सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सेम क्वेश्चन है। इसके बाद देखेंगे 66 फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, क्या होता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन ऑफेंस कैरिंग पनिशमेंट नॉन एक्सीडिंग 1 year बाय द कोर्ट, ये क्वेश्चन भी हमने डाला था अपनी टेस्ट सीरीज में, और इसका करेक्ट आंसर 1 year है। इसके बाद देखिए कि सीआरपीसी में कहां पे मजिस्ट्रेट जो है वो लोकल इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट कर सकता है, तो 67 का करेक्ट आंसर जो है वो आपका 139 है, जहां पे लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन दे सकता है मजिस्ट्रेट। इसके बाद देखेंगे स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी नीड नॉट बी साइन बाय द मेकर, तो देखिए 162 में दिया गया है प्रोविजन कि जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो साइन नहीं करेगा मेकर, ये चीज आपका 161 का स्टेटमेंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी है। इसके बाद देखिए कि अ पर्सन कैन बी समन्ड एज अ विटनेस अंडर सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी, कौन कर सकता है, तो पुलिस ऑफिसर जो केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो कर सकता है, इसका करेक्ट आंसर आपका बी है। 70 को देखेंगे, 70 में लिखा गया है कि प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस और पब्लिक सर्वेंट कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो सेक्शन 197 सीआरपीसी में प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद देखिए एन एक्यूज्ड पर्सन मे बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस इन हिज ओन डिफेंस, ये कहाँ पे है, तो ये आपका जो है सेक्शन 315 में दिया गया है, करेक्ट आंसर इज सी। इसके बाद देखिए कि अंडर सेक्शन 192 ऑफ सीआरपीसी हु में एम्पावर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, इसका करेक्ट आंसर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जो कि आपका सी है करेक्ट आंसर। 73 को देखेंगे तो कौन सा ऐसा सेक्शन है सीआरपीसी का जहां पे मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कैन कंडक्ट समरी ट्रायल, तो ये आपका जो है वो 261 में दिया गया है, जहां पे सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी जो है वो समरी ट्रायल कंडक्ट कर सकता है। इसके बाद देखिए ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, ये किस सेक्शन में है, ये हमारी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन उल्टा था कि सेक्शन 357C जो ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स रिलेटेड है वो किस ईयर में ऐड हुआ था, 2013 में। तो देखिए ये क्वेश्चन भी मोर ओवर और लेस एक ही जैसा है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। फिर देखिए है कि कौन से 2 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं ऑफेंस के, तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, और आप अगर बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना चाहेंगे तो ए जो है मोटिव और एक्ट ही होगा, इसका करेक्ट आंसर ए होना चाहिए। इसके बाद आ जाइए फॉर द ऑफेंस ऑफ एब्डक्शन ऑफ पर्सन, एब्डक्टेड पर्सन में भी मेजर और माइनर हो सकता है, हमने अपनी टेस्ट सीरीज में ऑफ एनी एज लिखा था यहाँ पे एब्डक्टेड पर्सन के लिए, तो ये क्वेश्चन भी वहीं से है। फिर देखिए which of the following is an essential part of rule of law and independence of judiciary, तो यहाँ पे भी आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो जुडिशियल रिव्यू है, ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है 77 का।
According to clause 1 of article 25 of constitution, the freedom of religion is subject to the interest of पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। बिल्कुल, तो इसके करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। फिर देखिए कि कौन जो है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शंस को एक्सटेंड कर सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो स्टेट लेजिस्लेचर है, तो 79 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फिर देखिए है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वन पर्सन एज अ गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट। एक ही गवर्नर जो है वो दो या दो से ज्यादा स्टेट का हो सकता है। जैसे आप रिसेंटली अभी देख सकते हैं आनंदीबेन पटेल का एग्जाम्पल, जो एमपी और उत्तर प्रदेश दोनों की गवर्नर है। तो ये चीज आपका ऐड किया गया था यहाँ पे 7th अमेंडमेंट एक्ट से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है। Power to constitute new state and determination of its boundaries vests in parliament। 81 का ए जो है वो सही आंसर है। The words unity and integrity of nation were incorporated in preamble। जो preamble का मैंने यहाँ पे क्विक रिवीजन कराया था, वहां पे आपको बताया था कि कौन कौन से वर्ड ऐड हुए हैं किस अमेंडमेंट एक्ट से। तो देखिए ये 42 जो है इसका सही आंसर है। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? लीगल राइट है, इसका करेक्ट आंसर बी है। 84 को देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। ये यहाँ पे नहीं मेंशन है। यहाँ पे जो एग्जैक्ट वर्ड आपका यूज किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में वो ये है कि जो 6 साल से कम के बच्चे होते हैं उनके लिए वहां पे प्रोविजन दिया गया है कि प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, जो कि आपका आर्टिकल 45 में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो डी होना चाहिए। इसके बाद आ जाइए 85 को देखते हैं। तो 85 में पूछा गया है कि 340 जो आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है? तो वो बैकवर्ड क्लास कमीशन से रिलेटेड है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये क्वेश्चंस भी हमारी टेस्ट सीरीज में थे। स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसके बाद है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये कहाँ दिया गया है? तो ये आपका आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में दिया गया है। आर्टिकल 352 जो है वो किससे रिलेटेड है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी से रिलेटेड है। 89 इन अ सूट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट द अथॉरिटी नेम्ड क्या होगा? ये क्वेश्चन भी हमारी टेस्ट सीरीज में था। यूनियन ऑफ इंडिया यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सेक्शन 100 सीपीसी में सेकंड अपील लाइज टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एवरी डिग्री पास्ड इन अपील बाय एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट टू द हाई कोर्ट इफ इट इन्वॉल्व्स क्या होगा? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होना चाहिए। और ये चीज मैंने आपको सीपीसी का जो क्विक रिवीजन कराया था वहां पे इस चीज को बहुत अच्छे से बताया था कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होना चाहिए सेकेंड अपील के लिए। सेक्शन 91 को क्वेश्चन 91 को देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि मैक्सिमम अमाउंट which a court may order for payment of compensatory cost in a case of false or vexatious claims or defense under CPC। तो इसका देखिए 91 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, ₹3000। ये क्वेश्चन भी था हमारे टेस्ट में और ये मैंने आपको क्विक रिवीजन में भी बताया था। जितने अमाउंट्स थे अलग अलग सेक्शंस में मैंने उसको बताया था कि आप जरूर पढ़ के जाइए, एग्जाम्स में आने वाले हो सकते हैं। इसके बाद देखिए 92 है कि अटैचमेंट बिफोर जजमेंट कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है? तो ऑर्डर 38 रूल 5 में दिया गया है। मैंने यहाँ पे 5 to 11 पूरा रूल करके आपसे पूछा था क्वेश्चन में, यहाँ पे सिर्फ रूल 5 दिया गया है ऑर्डर 38 का। इसके बाद देखेंगे ऑर्डर 5 किससे रिलेटेड है? तो इशू एंड सर्विसेज ऑफ सम्मन से रिलेटेड है। मैंने कहा था कि जो विटनेस का सम्मन है और यहाँ पे जो डिफेंडेंट का सम्मन है इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों के ऑर्डर अलग है, उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये चीज मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताए थे। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो सी है। इसके बाद देखिए कि प्लीडिंग कैन बी अमेंडेड अंडर विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि सिर्फ ट्रायल कोर्ट के सामने, बिफोर द फर्स्ट एपिलेट कोर्ट या बिफोर द सेकंड एपिलेट कोर्ट, या आप कहीं भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल कहीं भी कर सकते हैं। ये जो है इसका आंसर डी होगा 94 का। फिर आ जाइए पूछा गया है कि अटैचमेंट ऑफ पोर्शन ऑफ सैलरी कैन बी कंटिन्यू एज अ प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 24 मंथ्स। इसका करेक्ट आंसर सी है। प्रिलिमिनरी डिक्री कैन बी पास्ड इन अ सूट, इन सारे में ही पास हो सकती है। ये क्वेश्चन भी मैंने दिया था। ऑल ऑफ दी अबव 96 का करेक्ट आंसर जो है वो डी है।
The period of detention in civil imprisonment as a consequence of disobedience or breach of any injunction shall not exceed 3 months. ये क्वेश्चन भी जो है हमारा टेस्ट में था, ये इसका करेक्ट आंसर बी है। 98 को देखेंगे, यहाँ पे पब्लिक चैरिटी कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, सीपीसी में, तो ये आपका सेक्शन 92 है, करेक्ट आंसर इज बी। उसके बाद आ जाइए, वेयर अ पार्टी डाइज आफ्टर अ कंक्लूजन ऑफ हियरिंग एंड बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, सूट शैल अबेट या नॉट अबेट। ये क्वेश्चन टेस्ट में भी था और जो मैंने लाइव सेशन यहाँ पे सीपीसी का कराया था वहां पे भी ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। 99 का करेक्ट आंसर जो है वो बी है, शैल नॉट अबेट। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इफ अ पार्टी हु हैज ऑब्टेन्ड एन ऑर्डर टू अमेंड द प्लीडिंग्स अंडर सीपीसी if not amended after expiration of how many days shall not be permitted to amend the same without the leave of the कोर्ट। इसके लिए आपको यहाँ पे ऑर्डर 16 का रूल 18 देखेंगे तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा जो कि है इसका 14 डेज। और ये मैंने सीपीसी के क्विक रिवीजन में आपको ये चीज बताई थी। तो जिन लोगों ने भी हमारी टेस्ट ली थी या जिन लोगों ने यहाँ क्विक रिवीजन्स वाले वीडियोस देखे थे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब इसके कट ऑफ की अगर बात की जाए तो पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं है और यहाँ पे सीट्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, 32 के अराउंड ही सीट्स हैं। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी के कट ऑफ की बात करूं तो ये डेफिनेटली 80 प्लस स्कोर आपका जाने वाला है, 82 प्लस भी जा सकता है, मतलब कि 82 से 85 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। जो 82 प्लस हैं वो सेफ हैं काफी हद तक। तो अभी जिन लोगों का भी स्कोर 82 प्लस आ रहा है वो लोग अपना बिना टाइम बर्बाद किए मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ऑफिशियल आंसर की भी आपकी 3 से 4 दिन में रिलीज हो जाएगी, लेकिन अगर आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आप टाइम अपना वेस्ट ना करें। थैंक यू।